सर, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका चयन कब हुआ? पुलिस में आने के लिए मतलब कैसे आपका मन बना कि हमको पुलिस में जाना है और समाज के लिए काफ़ी शानदार काम करना है? तो पुलिस में आने की क्या वजह रही? हमारे समाज में या मतलब दूसरे समाजों में काफ़ी चर्चित है घरेलू हिंसा। लोग शादी करने के बाद जो महिलाएँ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और घरेलू हिंसा के नाम पर काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर करते हैं और कई तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं। इस पे सर क्या कहना होगा? सर इससे कैसे बचा जाए? आजकल के जो युवा है वो शराब को एज़ ए शौक में माने, मतलब वो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको पी ज़्यादा रहे हैं। तो उनके लिए जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कैसा संदेश देना चाहेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार इंटरव्यू के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ लखनऊ के बीपी अशोक सर जी मौजूद हैं जो समाज के लिए 24 घंटे तत्पर हैं और काफ़ी शानदार काम कर रहे हैं। समाज के लिए 24 घंटे हाजिर हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका चयन कब हुआ? मेरा चयन 1992 बैच के पीसीएस में हुआ था और 97 में नौकरी स्टार्ट की थी। सर, पुलिस में आने के लिए मतलब कैसे आपका मन बना कि हमको पुलिस में जाना है और समाज के लिए काफ़ी शानदार काम करना है? तो पुलिस में आने की क्या वजह रही? मैं पुलिस अधिकारी का बेटा हूँ। डॉक्टर देवी सिंह अशोक आईपीएस अधिकारी थे, पुलिस अफसर रहे, सीनियर पुलिस अधिकारी। और पुलिस के माहौल में एक भावना आती है कि पुलिस इमीडिएट रिलीफ देती है लोगों को। जो पीड़ित होते हैं वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। तो निश्चित रूप से गरीब देश के अंदर ख़ासतौर से वो लोग जो पीड़ित हैं या कमज़ोर वर्गों के लोग हैं उनको न्याय देने में पुलिस की अहम भूमिका रहती है। तो पुलिस अधिकारी अगर ईमानदार है, अच्छी छवि वाला है और पारदर्शी उसका काम है तो वो गरीबों को, पीड़ितों को तत्काल न्याय दिलवा सकता है, जिसके लिए लोगों को बहुत बार भटकना पड़ता है, मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। लेकिन कई बार पुलिस की ताकत उसको वहीं पर तत्काल न्याय दिलवा देती है। सर, हमारे समाज में या मतलब दूसरे समाजों में काफ़ी चर्चित है घरेलू हिंसा। लोग शादी करने के बाद जो महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और घरेलू हिंसा के नाम पर काफ़ी ज़्यादा उनको टॉर्चर करते हैं और कई तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं। इस पे सर क्या कहना होगा? सर, इससे कैसे बचा जाए? घरेलू हिंसा को रोकने के लिए बहुत से नियम हैं, बहुत से कानून बने हुए हैं और बहुत सफलता भी मिली है। लेकिन घरेलू हिंसा का जो स्थायी इलाज है वो है प्री मैरिज काउंसलिंग। हमारे देश के अंदर बाल विवाह बहुत ज़्यादा था और आज भी 18 से कम उम्र की लड़कियों की शादी होती है। और क्योंकि लिंग भेद बहुत ज़्यादा है तो स्त्री पुरुष दोनों कमाने में ज़्यादा शामिल नहीं होते हैं। महिला अधिकतर हाउस वाइफ रहती हैं। उसकी वजह से एक और चीज़ है कि जो महिलाएं कमाती भी हैं या घर में जो अर्न करती हैं उसका उनको कुछ मिलता नहीं, उसका पैसा उनके पास नहीं मिलता। तो स्वाभिमान या कोई सेल्फ रेस्पेक्ट की बात उनमें डेवलप नहीं हो पाती। और पुरुष ये सोचता है कि हम पति हैं, हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं घर के, और पत्नी जो मैनेज करती है पूरे घर को वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके नाम से कोई अकाउंट नहीं होता, उसके नाम से कोई पैसा नहीं आता। तो इसका जो इलाज है परमानेंट वो है प्री मैरिज काउंसलिंग। पहली बात तो ये है कि बाल विवाह बंद होने चाहिए, सही उम्र में शादी हो, और जो जिम्मेदार लड़कियां हैं वो बिना पढ़े लिखे और बिना कमाई शुरू किए हुए शादी नहीं करती हैं। जो दहेज प्रथा है और उसको भी लोगों ने काफ़ी नापसंद करना शुरू कर दिया है। और एक मूवमेंट ये भी चला है कि दहेज की जगह आप अपनी बेटी को इस काबिल बनाइए उस पैसे से, चाहे वो पैसा उसके नाम जमा हो, उसके ब्याज से ही वो अपना जीवन यापन करे, लेकिन उसके पास महिला के पास एक कमाई का जरिया अलग से होना चाहिए जो उसको रेस्पेक्ट प्रदान करे, ताकि वो घरेलू हिंसा की शिकार ना बने। और प्री मैरिज काउंसलिंग अनिवार्य करके पूरे देश के अंदर हर पति पत्नी को शादी से पहले चाहे 2 दिन का कोर्स हो, ये सिखाया जाए कि वो इस चैलेंज को, इस बदलाव को जो शादी के बाद उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके स्वास्थ्य में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनकी रिश्तेदारी में, उनकी सामाजिक चेतना में जो बदलाव आएंगे उन्हें कैसे वो ठीक से सामंजस्य बिठाएं और उनके लीगल राइट्स क्या होंगे। अगर कोई उनके राइट्स पे एनक्रोच करता है, उनके संवैधानिक अधिकारों पर, राइट टू लिबर्टी पर, फंडामेंटल राइट्स पर अगर कोई एनक्रोच करता है, घरवाला हो, सास हो, ससुर हो, तो उसके लिए क्या लीगल प्रोविजन है, कैसे पुलिस मदद कर सकती है,
कैसे वो अदालत जा सकते हैं, इस सब की जानकारी उनको होनी चाहिए। और किस तरह टॉलरेंस का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्योंकि एक परिवार से जब दूसरे परिवार में जाते हैं तो उसको अलग कल्चर मिलती है, अलग ट्रेडिशंस होती हैं, अलग व्यवहार होता है, कई बार भाषा अलग होती है, कई बार स्टेट या क्षेत्र भी अलग होता है, कई बार विभाग भी अलग होते हैं, तो सामंजस्य तो पति पत्नी करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत अच्छी काउंसलिंग हो सकती है कि अनिवार्य प्री मैरिज काउंसलिंग हो। और दूसरा, पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट जो है वो इसमें काफ़ी लाभदायक है। जिस दिन वेतन मिले, ये अनिवार्य होना चाहिए कि वेतन मिलने के दिन ही 2% माँ के अकाउंट में जाए, 2% कम से कम 2% माँ के अकाउंट में, कम से कम 2% पिता के अकाउंट में। और जो जीवन साथी है, जो जीवन साथी पति के रूप में है चाहे पत्नी के रूप में, और महिलाएं खासतौर से जो नौकरी नहीं करती हैं, उनके अकाउंट में कम से कम 15% जाने लगे, जो उन्हें लगे कि हाँ मैं भी एक अर्निंग यूनिट हूँ। तो लगेगा उनको कि अगर कोई अनबन हो गई तो वो अलग रह भी सकती हैं और 15% में वो अपना जीवन यापन कर सकती हैं और वो मजबूर नहीं होंगी। अभी कुछ दिनों पहले एक पिक्चर आई थी थप्पड़, उसमें थप्पड़ मार दिया हस्बैंड ने और उस महिला ने उसको माफ़ नहीं किया बिल्कुल भी। निश्चित रूप से ये जब तक माफ़ करते रहेंगे तब तक थप्पड़ मारते रहेंगे लोग बात। लेकिन अगर मालूम पड़ जाए कि अब थप्पड़ सहने वाली महिला नहीं है, घरेलू हिंसा सहने वाली महिला नहीं है, अब वो एक खाने कमाने वाली अर्निंग यूनिट वाली महिला है, उसको अपने अधिकार पता है, तो कोई भी जीवन साथी फिर घरेलू हिंसा से दूर रहेगा। और प्री मैरिज काउंसलिंग में और पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट दोनों में इतना फ़ायदा होने लगेगा कि वो ना तो बाल विवाह कर पाएंगे, ना दहेज मांग पाएंगे, और जब लीगलिटी जान जाएंगे उसकी, तो निश्चित रूप से जो घरेलू हिंसा है, चाहे वो दहेज हत्या के रूप में परिणत हो, चाहे वो किसी भी तरह की हिंसात्मकता या हैरेसमेंट हो, वो परिणत हो, वो गलत है, इसकी जानकारी सबको हो जाएगी। अभी तक तो ये लगता है लोगों को कि बहू के ऊपर ताने मारना, बहू की बुराई करना, बहू से बोलचाल बंद कर देना, ये अपराध में नहीं आते हैं, जबकि ये 498 एक इंग्रेडिएंट है। बहू को परेशान करना, प्रताड़ना देना, उससे बात करना बंद करना, मुँह बिचकाना, उसके ऊपर कमेंट करना, उसके क्षेत्र के ऊपर या उसके माँ बाप के ऊपर कमेंट करना, ये आम बातें हैं। जब पता लग जाएगा कि ये आम बातें ये अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें कम होंगी। घरेलू हिंसा बहुत बड़ा चैलेंज है और पुलिस के पास जो शिकायतें आती हैं चोरी डकैती की तो कम होती है, सबसे ज़्यादा तो घरेलू हिंसा की शिकायत नहीं है, सिविल मामले में। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे कि ये जो आजकल के युवा हैं वो कहीं ना कहीं अदालतों में और इन सब चीज़ों में फंस के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए कैसा संदेश है? देखिए, बेरोजगारी बढ़ना कहिए, चाहे इसको युवा अनरेस्ट करना शुरू करें, यूथ के अंदर बहुत एनर्जी होती है, जिनके पास टाइम भी रहता है, और वो जो उत्साह है, उस उत्साह में कभी कभी अति उत्साह को लेकर के वो बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तत्काल बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, तत्काल गरीबी ख़त्म हो जाए, तत्काल उनकी सारी समस्याओं का हल निकल आए। तो उसमें कई बार वो गैर कानूनी काम कर बैठते हैं, कहीं पथराव करेंगे, कहीं बस जला देंगे, कहीं ट्रेन जला देंगे, और कहीं दफ्तर में आग लगा देंगे, कहीं बिजली घर में आग लगा देंगे। उस तरह की घटनाएं होती हैं। उनको ये बताया जाना ज़रूरी है कि अगर एक भी FIR हो जाए तो उनको कितना नुकसान होता है। मैं मेरठ कॉलेज की बात बताता हूँ, मैं वहाँ का स्टूडेंट भी रहा, फिर वहाँ पर SP सिटी और SP क्राइम बन करके भी पहुँचा। मेरठ यूनिवर्सिटी में रोज़ झगड़े होते थे, वहाँ पर मैंने और ADM ने जा कर के उनके हॉस्टलों में लड़कों को समझाया और उनके 2-3 बातें समझाई कि अगर आपके खिलाफ़ एक मुकदमा लिख जाता है 323, 504, 506 का भी, तो आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, विदेशों में आपको रोज़गार नहीं मिल पाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका शस्त्र लाइसेंस नहीं बन सकता, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, आपको ठेकेदारी नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी लोग परेशान करेंगे कि अब ये तारीख पे जाएगा कि पति पत्नी के संबंध निभाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जब समझाई गई उनको 10-10 मिनट की मीटिंग में हॉस्टलों के अंदर जा कर के, तो जो वहाँ पर नेतागिरी में यूथ अनरेस्ट का ठेका लिए रहते थे लड़के और सबसे आगे रहते थे, उनको भीड़ मिलना बंद हो गई, उनका जो अनुसरण करना कम कर दिया लोगों ने, उनके पीछे चलने बंद हो गए, लोग बहाने बनाकर हटने लगे। तो धीमे धीमे 1-2 महीने के अंदर उस तरह की घटनाएँ बंद हो गई और लोगों को लगा कि हाँ, कानून का पालन करने में फ़ायदा है, कानून का उल्लंघन करने में कहीं ना कहीं सज़ा मिलेगी, आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी। सर पे बैक टू सोसाइटी के लिए सर क्या संदेश है? पे बैक टू सोसाइटी एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो जहाँ चाहे वो
सरकारी अमला हो चाहे ना हो, एक कोई भी कम्युनिटी या कोई भी समाज, कोई भी देश अगर पे बैक टू सोसाइटी में विश्वास रखता है तो वहाँ पर सुसाइड्स कम होंगी, बेरोज़गारी कम होगी, लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। और इसमें बहुत से रिलीजन्स के अंदर कहीं ज़कात के रूप में और कहीं 15% के रूप में, कहीं बुद्धिज़्म में 5% के रूप में इस तरह का प्रोविज़न है, जिससे उनकी कम्युनिटीज़ को ये लगता है कि हमारे साथ सामाजिक चेतना है, हमारे बुरे वक्त में, हमारे ऊपर अत्याचार होने में लोग हमारी हेल्प करेंगे और हमको टूटने नहीं देंगे। तो पे बैक टू सोसाइटी जैसे कि सरकार का सिस्टम है, टैक्सेशन सिस्टम, वो पे बैक टू सोसाइटी का ही लीगल रूप है। सरकार टैक्स लेती है और सड़क बनाती है, आपको सुविधाएं देती है, स्कूलिंग देती है, आपको ट्रेन देती है, रेलवे लाइन बिछाती है। तो वो पे बैक टू सोसाइटी का लीगल रूप हो गया, कानूनी रूप। और जो आपका सामाजिक रूप है वो ये रूप है कि आपके परिवार के अंदर आपका एक भाई अगर बेरोजगार है तो उसको रोज़गार दिलवाइए, आपकी कम्युनिटी के लोग अगर वहाँ अत्याचार हो रहा है तो उनको पीड़ितों को हेल्प कीजिए, साइकोलॉजिकल हेल्प कीजिए, इकोनॉमिक हेल्प कीजिए। अगर उनको समय देने की बात है, इमोशनल हेल्प की बात है, उन्हें टूटने मत दीजिए। ऐसा ना हो कि वो कहीं टूट करके कहीं हिंसक हो जाएं, कहीं सुसाइड करने लगें। इस तरह की बातें कम हों समाज के अंदर। तो यही कंसेप्ट है पे बैक टू सोसाइटी का। सर, हमारे देश में कई बार देखने का आता है कि जातिवाद, तो सर जातिवाद की समस्याएं सर बहुत सारी हैं, तो जातिवाद को ख़त्म करने का मतलब क्या रास्ता है, कैसे ख़त्म होगा सर? कोई समाधान है इसके लिए? देखिए, राइस डेविस बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनका भी कहना था कि बुद्ध की बात मान लेता अगर ये समाज और जाति को ख़त्म कर चुका होता तो बहुत आगे जाता। इसी में कुछ दिनों पहले वाइब्रेंट समिट हुई थी 2015 में। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन थे जिम यांग किंग, उन्होंने भी कहा था कि कास्ट बायस को छोड़ना पड़ेगा यहाँ की समस्या को हल करने के लिए। अभी भी कई नोबेल लॉरिएट ने कहा है कि हमारे यहाँ साइंस का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, केमिस्ट्री का और स्टेम एजुकेशन का, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। वजह यही है कि लोग बाग अभी खाने पीने के चक्कर में और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और अंधविश्वासों के चक्कर में, और जाति से बड़ा अंधविश्वास कोई नहीं है, जाति से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जाति से बड़ा कोई आतंकवाद नहीं है। तो इसको ख़त्म करना ही चाहिए और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है। जिस तरह से नोटबंदी कानून बना था उसी तरह से जातिबंदी कानून की मांग की जाए। जातिबंदी कानून हो, वो चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे रेजिमेंट हो, कोई भी जाति उपजाति जहाँ जब एफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है, जहाँ पर सेफ गार्ड की आवश्यकता है, जहाँ दावे हैं रिप्रेजेंटेशन के, उनको छोड़ करके किसी भी जगह, चाहे वो किराएदारी का मामला हो, चाहे वाहन में यात्रा कर रहे हों, चाहे दफ्तर के ऊपर नेम प्लेट लगी हो, चाहे वर्दी के ऊपर नेम प्लेट लगी हो, चाहे पूछना हो, चर्चा करना हो, एकेडमिक चर्चा को छोड़ करके कहीं भी जाति उपजाति का जिक्र ना किया जाए, ना वाहन के ऊपर लिखी जाए, ना अपार्टमेंट के ऊपर लिखा जाए, ना मोहल्ले के ऊपर लिखा जाए, ना इनके ऊपर NGO बनाए जाएँ, ना मैट्रिमोनियल्स दिखाए ले जाएँ। और वो ये संभव तभी है जब इस इंटेंशन से जातिबंदी कानून लागू होगा, जिस तरह से नोटबंदी कानून लागू हुआ। निश्चित रूप से ये देश और ये समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। सर, कभी देश में समतामूलक समाज बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। और जो बुद्ध का सपना था, जो इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, ज्योतिबा फुले का सपना था, विवेकानंद जी का सपना था, समतामूलक समाज बनेगा। और सरकारों के लगातार प्रयत्न चल रहे हैं। वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर स्टेट भी इसीलिए है। लेकिन जो सरकार तो कानून बना सकती है, जी सर, जो दशा बदलनी है वो समाज को ही बदलनी होगी। हमारी युवा पीढ़ी से बहुत आशाएं हैं और युवा पीढ़ी इस चीज़ को छोड़े, क्योंकि ये जो जाति है और जो सांप्रदायिकता है, ये एक ऐसा बूमरैंग है, आप ही की आंख में लगने वाला है। इस बूमरैंग को आप पहचान लीजिए और छोड़ दीजिए। जो होमो सेपियंस है, वो चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो और चाहे चाइना का हो, सब एक हैं। उसका बायोलॉजिकल नेम ह्यूमंस का एक ही है। इसलिए रेशलिज्म भी और कास्टिज्म भी, क्लासिज्म भी सब गलत चीज़ें हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल के चैलेंजेस से लड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से लड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अगर गरीबी से लड़ रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप से एकजुट होकर के, चाहे साइंस का डेवलपमेंट करके, चाहे वो हम विकास करके, हम पूरी दुनिया को लाभान्वित कर सकते हैं। वो ज़माना चला गया जब क्षेत्र बटे हुए थे, एक गांव का दुख होता था। लेकिन आज अगर भूकंप आता है, आज अगर कहीं पर इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है,
चाहे वो मजदूर के साथ हो, चाहे किसान के साथ हो, पूरी दुनिया को वो खबर मालूम पड़ती है और पूरी दुनिया डिस्टर्ब भी होती है। तो हम समस्याओं को जितना जल्दी से जल्दी हल कर लें, जितना जल्दी समतामूलक समाज बना लें, उतना हमें जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं, जो संपूर्ण मानवता के सामने है, जैसे पर्यावरण की चुनौतियां हैं, बीमारियों की चुनौतियां हैं, उनसे हम तब अच्छी तरह से जीत पाएंगे जब हम इन छोटी छोटी समस्याओं से, जो असमानतावादी समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो भाषाई समस्याएं हैं, जो छोटे छोटे अपराध हैं, चाहे दहेज प्रथा का हो, चाहे घरेलू हिंसा का हो, इनमें अगर फंसे रहेंगे तो हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगी कि हम बड़ी समस्याओं से लड़ सकें। अभी देखा होगा आपने, कई लोग अंधविश्वासों में फंस करके कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे, कई लोग उसके पूजा कर रहे हैं कोरोना के, साहब कोरोना भाग जाएगा। ये अंधविश्वास हमारी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, जो एनर्जी हमारी दवाई खोजने में लगनी चाहिए, साइंटिस्ट बनाने में लगनी चाहिए। जो इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा कि पिछले 60 साल में हम एक भी अर्थ शेकिंग इन्वेंशन नहीं कर पाए, इनोवेशन नहीं कर पाए। उसकी वजह से यही है कि हम इनोवेशन की तरफ ध्यान नहीं देते, हम ध्यान देते हैं अंधविश्वासों की तरफ, जातिवाद की तरफ, क्षेत्रवाद की तरफ, भाषावाद की तरफ। हमें इन सब को छोड़ करके समतामूलक समाज की स्थापना करके हमें साइंटिस्ट पैदा करने चाहिए, R&D पर ज़्यादा खर्च करके, R&D की तरफ ध्यान दे करके हमको अपना इतिहास से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आजकल के जो युवा हैं वो शराब को एज ए शौक में माने, मतलब वो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको पी ज़्यादा रहे हैं। तो उनके लिए जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए कैसा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम इंटॉक्सिकेंट्स के खिलाफ UNO भी बहुत सारे दिवस मनाती है, WHO भी बहुत सारे दिवस मनाते हैं, और नैतिक रूप से पंचशील का सिद्धांत ही इसलिए है, बुद्ध का है और चाहे वो महावीर स्वामी का हो, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने सबने ही कहीं ना कहीं शराबबंदी की बात की। शराबबंदी को सरकार भी चाहती शराबबंदी हो, लेकिन इसमें व्यक्तिगत इच्छा बड़ी चीज़ है। जब तक के व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है या परिवार का माहौल इस तरह का नहीं है जो नशे के ख़िलाफ़ हो, ड्रग एडिक्शन के ख़िलाफ़ हो, निश्चित रूप से तब तक इसमें विजय नहीं पाई जा सकती। और शराब 100% ख़त्म हो जाए, नशेबंदी 100% ख़त्म हो जाए, ये तो एक बहुत बड़ी सोच होगी, लेकिन इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। हमारे NGO प्रयास कर सकते हैं। कई हमने ऐसे गांव देखे, सहारनपुर में एक गांव था, उस गांव के अंदर नशा करना पूरी तरह से बैन था। तो इस तरह हम लोग प्रयास कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर भी, क्षेत्रीय स्तर पर भी, कि हम अपने परिवार के स्तर पर प्रयास करें कि हमारे परिवार में हम शराब नहीं पीने देंगे किसी को। और बात सजा की नहीं है, अकेले एक नैतिक अभियान चलाने की आवश्यकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑडियंस को अच्छे अच्छे संदेश दिए और काफ़ी अच्छा उनको बताया कि उनको कैसे रहना, पे बैक टू सोसाइटी कैसे लाना और घरेलू हिंसा से कैसे बचा जा सकता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। सर, धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच।